हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर टेकिंग द कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले हम कूलम्स लॉ को लेते हैं। ये कूलम्स लॉ क्या होता है, इसका डेरिवेशन क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लेते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन, फिर डेरिवेशन पार्ट में आते हैं। इसकी डेफिनेशन में इट स्टेट्स दैट the force of attraction or repulsion between the point charges are in rest is directly proportional to the product of their magnitude. And inversely proportional to the square of distance between them. इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम डेरिवेशन लेते हैं। दो हमने पॉइंट चार्जेस ले लिए और वो पॉइंट चार्जेस ए और बी पर रखे हुए हैं। इस पर हमने q1 दे दिया, नाम इसका q2 दे दिया, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है r। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर बिटवीन देम। इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड कंबाइन करेंगे। कंबाइन करके हमारे पास कितना आ जाएगा, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे हम f k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। जहां पर हमारा k क्या है, वेयर k इज कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं, कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं। और इसका एक नाम और है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ कांस्टेंट। अब हम इस के बारे में डिस्कस करेंगे, इसको एसआई फॉर्म में, और एसआई के साथ में इसको हम सीजीएस फॉर्म में। सबसे पहले हम एसआई सिस्टम में ले रहे हैं, ये इन एसआई सिस्टम, कूलम्स लॉ इन एसआई सिस्टम। देखो ये, अब इसमें एसआई सिस्टम में के की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है, न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। जहां पर हमारा ये एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है, एंड इट्स वैल्यू is 8.85 multiply 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है। ये इस k की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा फॉर्मूला, F is equal to
then F is equal to 1/4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square। ये हमारा किस में आ गया? SI फॉर्म में, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। या इसको रख दो या K रख दो या K की वैल्यू रख दो, न्यूमेरिकल में जैसा हिसाब से होगा उस हिसाब से सॉल्व करना है। अब CGS में ले लेते हैं, CGS सिस्टम। CGS में देखो, CGS के अंदर K हमारा कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। CGS में इसकी वैल्यू 1 होती है। मैं आपकी ये वैल्यू सारी एयर वैक्यूम के अंदर ले रहा हूँ, और इसको हम इसके अंदर फोर्स वाले फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? देन F इक्वल टू 1/, वो तो हमारा खत्म ही हो गया कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा CGS के अंदर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं टॉपिक। एक चीज और ध्यान रखनी बेटा, जो कूलम्स लॉ है ये आपको पॉइंट चार्जेस के लिए होल्ड होता है, सेकंड जो चार्ज रेस्ट है उसके लिए एप्लीकेबल होता है, और ये आपका यूनिवर्सल लॉ को ओबे नहीं करता। ये तीन चीज इसमें ध्यान रखिए, इसकी लिमिटेशंस है। इट इज ओबे ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, इट्स एप्लीकेबल ओनली फॉर रेस्ट चार्जेस, एंड इट डज नॉट फॉलो द यूनिवर्सल लॉ। नेक्स्ट ले रहे हैं अब हम यूनिट डायमेंशंस एंड वैल्यू ऑफ के। यूनिट डायमेंशन एंड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, इसको हम बोलते हैं। अब देखो एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे हम। हमने अभी पढ़ा था वी नो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसमें हमें एप्सिलॉन की निकालनी, सब यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं, तो एप्सिलॉन कितना आ जाएगा? इनकी बस यूनिट्स रख दो, इसकी डायमेंशन यूनिट्स आ गई। इसकी कितनी आएगी? इसका फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू की तो यूनिट होगी नहीं। इसकी क्या होगी? चार्ज, और ये इसकी कितनी होगी? मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास यूनिट कितनी आ गई? SI यूनिट of एप्सिलॉन इज कितनी होगी? इसकी SI यूनिट पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट। अब नेक्स्ट दे लेते हैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशंस देखो, इसी में देख लेते हैं हम इसके एप्सिलॉन के। ये तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 4 पाई, इसका डायमेंशन होगा नहीं। और इसका न्यूटन का फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? m l t - 2। और इसका डायमेंशन कितना होता है चार्ज का? at। और इसका डायमेंशन कितना होता है? l स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर। इनको सॉल्व कर दो, कितना है डायमेंशन हमारे पास में? m ऊपर आ गया -1, l एक इधर है 2, l की पावर -3, t - 2 है, 2 3 ऊपर है, t 4, और a की पावर कितनी आ जाएगी? 2। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। अब इसकी वैल्यू डिस्कस कर लेते हैं हम। वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, वैल्यू के लिए देखिए इसमें k का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में? k इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन।
एप्सिलॉन की वैल्यू हमें निकालनी है कि इनकी वैल्यू पुट कर दो 3.14 इंटू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। इनको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास में इतना आ जाएगा 10 की पावर -12 पर मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर। ये इतनी इसकी एप्सिलॉन की वैल्यू है। तीनों चीज हमने डिस्कस इसमें कर ली। नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में हम ले रहे हैं, सबसे पहले आप देखो, ध्यान दो, यहाँ पे दो चार्जेस ले लिए हमने, B ये A, इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है, ठीक है। इनके जो बीच का डिस्टेंस है वही सेम R। बीच का डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, ये यहां से यहां तक का R ले लिया, ठीक। अब इस चार्ज को मैंने इसको थोड़ा समझने के लिए बंद कर दिया और इसको समझने के लिए हमने 2 कर दिया, 2 चार्ज। ये वाला चार्ज, दोनों सारा चार्ज कैसे हैं, आपकी सेम पोलरिटी के हैं। मैंने डिफरेंट पोलरिटीज नहीं दी, प्लस प्लस माइनस माइनस कोई भी पोलरिटी हो सकती है, लेकिन प्लस माइनस पोलरिटी नहीं है फिलहाल हमारे पास जो डेरिवेशन हम कर रहे हैं। प्लस प्लस पोलरिटी के लिए सेम चार्जेस हैं, तो इसमें आपस में रिपल करेगा। जो ये वाला चार्ज है इसको रिपल करेगा इस वाले चार्ज को, तो इसका फोर्स कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा, ये फोर्स कौन सी में एक्सर्ट करेगा, इसमें। और फोर्स क्या लगेगा इस पर, ये F12, इसका मतलब 1 पर फोर्स 2 के द्वारा लग रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इस पर जो रेपल होगा, रेपल का फोर्स किस पे, ये लगेगा इसमें, और इसका फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, ये फोर्स किस में लगेगा, ये 1 वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 1, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसके फोर्स के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एब्रिविएशंस लिख रखी है जिससे आप कंफ्यूज ना हो। इसका मतलब क्या, 1 2 का फोर्स ऑन 1/2, 1 2 का फोर्स ऑन 1 पर फोर्स लग रहा है किसके द्वारा, 2 के द्वारा। 2 फोर्स ऑन 2/1, 2 पर फोर्स लग रहा है किसके द्वारा, इस चार्ज के द्वारा। दोनों चार्जों के द्वारा फोर्स लग रहा है आपस में, रेपल फोर्स लग रहे हैं। अब आते हैं हम यूनिट वेक्टर की बात करें। अब इसके अंदर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स किसी डायरेक्शन में होगा, उसका डायरेक्शन देंगे कि फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी है, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी में हमें मैग्नीट्यूड और कैसा चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो मैग्नीट्यूड की तो बात हमने अभी कर ली थी उस डेरिवेशन में, कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इसका वेक्टर फॉर्म निकाल रहे हैं डायरेक्शंस के लिए। तो डायरेक्शन के लिए अब देखिए, अब इसका यूनिट डायरेक्शन निकालेंगे हम। तो इसका जो डायरेक्शन है यूनिट डायरेक्शन, ये वाला चार्ज इस पर डायरेक्शन लगा रहा है, तो इसका यूनिट डायरेक्शन कितना हो जाएगा, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन R12 मतलब 2 लगा रहा है इस पर, तो ये हो गया आपका R21। देखो ध्यान से, R21 ये वाला चार्ज इस डायरेक्शन में लगा रहा है फोर्स, ये वाला चार्ज इस डायरेक्शन, तो इसलिए यूनिट वेक्टर आपका ये आ जाएगा R21, 2 वाला चार्ज इस पर लगा रहा है, ठीक। इसी हिसाब से ये वाला चार्ज इस पर लगा रहा था, तो इसका यूनिट डायरेक्शन कितना आ जाएगा, R कैप R1 लगा रहा था 2 पर, तो 1 को पहले लिखेंगे और 2 को हम बाद में लिखेंगे, क्लियर। अब इनके हम फोर्स के फॉर्मूला दे देते हैं, फोर्स का फॉर्मूला। और फोर्स का फॉर्मूला हमारा यहाँ पर क्या होगा, F इक्वल टू, अब ये वेक्टर में आ गया हमारे, किस में आ गया, ये वेक्टर डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसमें देखो फोर्स का क्या होगा वेक्टर, इसके अंदर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसमें डायरेक्शन भी तो होगा क्योंकि हमने वेक्टर क्वांटिटी ले रखी है, तो डायरेक्शन क्या होगा इसका, F। अब कौन सा चार्ज ले रहे हैं भाई, ये तो आपका कॉमन फोर्स हो गया, हम इस वाले पे लगा रहे हैं फोर्स पहले, तो ये मैंने F12 कर दिया। तो इस पे कौन सा यूनिट वेक्टर चार्ज फोर्स लगा रहा था, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कौन सा था इस पर यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन ये वाला था, तो ये आपका आ जाएगा R कैप 21 इसका, ठीक है, क्लियर। इसकी मैंने सारी एब्रिविएशंस यहां पे लिख दी, किसको हम क्या स्टैंड करते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन हमने क्या कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन कर दिया। इसी हिसाब से फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन चार्ज 2
ड्यू टू Q1, ये कितना आ जाएगा आपका इस पर यहां पर F वेक्टर 21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसका यूनिट वेक्टर कौन सा है R कैप 1 2। ये इक्वेशन नंबर हमने कौन सी कर दी, थर्ड कर दी। यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग मैंने बहुत शॉर्ट में करा दिया ये बाय न्यूटन्स लॉ, बट R कैप का जो आपका 1 2, अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग में R माइनस 2 1, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड कर दिया। इस थर्ड वाली इक्वेशन को मैं इसमें पुट कर रहा हूं, पुट थर्ड इन सेकेंड, कितना है हमारे पास में F 21 इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहां पर यूनिट वेक्टर कितना चेंज हो जाएगा हमारे पास में 2 1, ठीक है। अब देखो ये 2 1 कितना था हमारा, इसके बराबर था, इसकी जगह पर पूरे इसकी जगह पर इसको इक्वेशन नंबर हमने 4 दे दिया। फ्रॉम फोर्थ एंड फर्स्ट, फोर्थ एंड फर्स्ट, अब हमारे पास में कितना आ गया F वेक्टर इक्वल टू माइनस इस सब की जगह पर, इसकी जगह पर ये वाला जो है इसकी जगह पर इस फोर्स को लिखते हैं F 1 2 और ये आपका 2 1 आ गया। ये हमारा प्रूव हो गया। इसमें वेक्टर फॉर्म तो हमारी यहीं पर बनती है प्रूफ। ये हमने ये भी प्रूव कर दिया कि जो आपका कूलम्स लॉ है वेक्टर फॉर्म में, वो आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी ओबे करता है, फॉलो करता है। दिस इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। Coulomb's law in वेक्टर फॉर्म, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस और देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या इंपॉर्टेंस है? पहली, it obey the Newton's third law, it obey the Newton's third law, और सेकंड इसकी इंपॉर्टेंस है, they are central forces। कैसे फोर्सेस हैं ये? सेंट्रल फोर्सेस। तो हमने आज 3 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। एक कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसकी की हमने डायमेंशंस, यूनिट, वैल्यू, और कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।